तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे उन्होंने एक खबर 2 दिनों से लगातार सुनी होगी और ये खबर थी पूनम पांडे की मौत की। उनके जो मैनेजर थे, जो उनकी मैनेजिंग टीम थी, उन्होंने पोस्ट किया था कि जो पूनम पांडे हैं उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था। उस कैंसर से वो लड़ती रही और अंत में ज़िंदगी की जंग वो हार गई। हारने के बाद अब वो अपने शरीर को छोड़ चुकी हैं, यानी उनकी मौत हो गई है। अब ये तमाम चीज़ें जब हुई तो कई लोगों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दी। सर्वाइकल कैंसर को लेकर तमाम बातें होने लगी। लेकिन इसी दौरान 2 दिन बाद यानी आज जो पूनम पांडे एकदम दिव्य अवतार लेती हैं और लेने के बाद लोगों के सामने आ जाती हैं और उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें उन्होंने बस इसलिए बोली थी और अपनी ही मौत की जो अफवाह है वो इसलिए उड़ाई थी ताकि लोगों के अंदर जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए जागरूकता आए। अब आपको लग रहा होगा कि बेहद देवी किस्म की महिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूनम पांडे ऐसे स्टंट करती रहती हैं अपने आप को लाइमलाइट में बनाने के लिए। कभी उन्होंने कहा था 2011 में शायद कि अगर इंडिया जीतती है तो सबके सामने कपड़े उतार दूंगी। अलग अलग चीज़ों में और नाम आया। तो ये ऐसी चीज़ें फैलाना कितना सही है और इस तरह से अपने मौत की झूठी अफवाह उड़ाना कितना सही है, ये आप पे छोड़ता हूँ। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत में एक मैसेज ज़रूर आपको दूंगा और एक सवाल भी पूछूंगा। आमतौर पे खासकर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लेकिन गांव में ये चीज़ ज़्यादा होती है, खासकर गरीब तबके के लोगों में, कि जैसे उनके घर में कोई बेटी पैदा होती है फ़ौरन एक बोझ समझा जाता है। ये माना जाता है कि हमारे घर में बेटी हुई है तो इसको चाहे जैसे करके विदा कर दें, अपने घर के दरवाजे को छुड़ा दें, ससुराल भेज दें और वहाँ चाहे जैसी उसकी ज़िंदगी हो। लेकिन जो हमारा एक गार्जियन का, एक पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि बिटिया को भेज दिया, विदा कर दिया। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि क्या बिटिया इतनी बड़ी बोझ होती है कि चाहे जैसे और चाहे जहाँ उसे भेज दिया जाए, बस इस परंपरा के नाम पे कि इसकी शादी सही उम्र में करनी है। कई बार तो ये चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं जो फिर आंखों में आंसू ला देती हैं कि शायद इतनी जल्दबाजी और इतनी रूढ़िवादिता अच्छी चीज़ नहीं है। आज की कहानी इसी बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पूरी कहानी क्या है आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक बेहद मशहूर शहर जिसे कहते हैं मैसूर। लगभग लोगों ने नाम सुना होगा। और इसी मैसूर में एक सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट रहती हैं। इनका जो काम है ये काउंसलिंग भी करवाती हैं और इनका नाम है जशीला और इनके जो काउंसलिंग सेंटर का नाम है वो है संथावना सेंटर। जसीला को इसी जनवरी लास्ट में एक इनपुट मिलता है। इनपुट बेहद अजीब था। दरअसल किसी ने बताया कि एक महिला को कई सालों से कैद करके रखा गया है। अब एक ऐसा भयानक इनपुट मिला, जसीला एकदम परेशान हुई। उन्होंने अपने नज़दीकी थाने से कांटेक्ट किया, बताया कि एक महिला है, उसके बारे में इनपुट मिला है कि उसको किसी ने कई सालों से कैद करके रखा है, उसे आज तक बाहर नहीं आने दिया। पुलिस ने जब ये बात सुनी, उन्हें भी लगा कि अगर जसीला कह रही हैं और ये काउंसलिंग सेंटर चलाती हैं तो जाहिर सी बात है इनका भी इनपुट सही ही होगा। तो उन्होंने फिर एसआई जो थे सुभान, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा एक इनपुट मिला है। अब एसआई सुभान जब ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब चल के देखा जाए कि मामला क्या है। इसी दौरान जो जशीला थी, जो काउंसलिंग सेंटर चलाती थी, उन्होंने एक एडवोकेट यानी एक वकील साहब को भी हायर किया जिनका नाम था सिद्धप्पा जी। अब ये टोटल 3 लोग यानी एएसआई शुभान, एडवोकेट सिद्धप्पा और साथ ही जशीला और पुलिस की और टीम, ये तमाम लोग एड्रेस निकालते हैं कि कहाँ की ये पूरी घटना है। पता चलता है कि एक गांव है मटाकेरे गांव और इसी मटाकेरे गांव की ये घटना है। पुलिस की टीम उस गांव में जाती है। जाने के बाद जब घर का पता लगाती है तो पता चलता है कि घर इस जगह पे है। अब ये तीनों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि एक बेहद अजीब सा घर है, बेहद पुराना, शायद किसी बेहद गरीब इंसान का। घर के बाहर ताला लगा हुआ है, घर पे कोई है नहीं। अब पुलिस ये चीज़ देखती है, थोड़ा सा हैरान भी होती है कि पता नहीं इनपुट सही है या नहीं सही है। इधर जसीला लगातार कह रही थी कि उनका इनपुट सही है और इस घर के अंदर कोई महिला है। अब जसीला लगातार कहती हैं तो फिर पुलिस वाले आवाज़ लगाते हैं कि घर के अंदर कोई है। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाते हैं, चीखते हैं, बुलाते हैं, कोई है तो बोल दे, कोई है तो बोल दे, हम उसकी मदद करेंगे।
15 से 20 मिनट तक लगातार आवाज़ लगाने के बाद अंदर से एक बेहद दबे स्वर में किसी महिला की आवाज़ आती है। अब अंदर से एक महिला की जैसी आवाज़ आई, घर के बाहर ताला लगा हुआ है। फ़ौरन पुष्टि हो गई कि शायद किसी को सच में कैद करके रखा गया है। पुलिस वाले फ़ौरन घर के ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक कटर मंगाते हैं। कटर मंगाने के बाद उस ताले को काटते हैं। काटने के बाद अंदर दाखिल होते हैं। तो जैसे ही मेन गेट का ताला तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं तो एक आंगन पड़ता है। आंगन पड़ने के बाद जब और अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि एक कमरा है और उसमें भी ताला बंद है। फिर आवाज़ लगाते हैं, पता चलता है कि वो आवाज़ जिस महिला की थी वो दूसरे कमरे में बंद है। फिर उसके भी ताले को काटा जाता है। ताले को काटने के बाद जब पुलिस वाले, जो जसीला थी, ये तमाम लोग, वकील साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, तो दाखिल होने के बाद जो कुछ उन्होंने अंदर देखा, शायद जिंदा रूप से उन्होंने नर्क देख लिया था। जिस नर्क की कल्पना हम लोग करते हैं कि ऐसा होगा, वो तमाम चीज़ें इनको उस कमरे में दिख रही थी। एक प्लास्टिक का डिब्बा था, उसमें यूरिन थी, यानी किसी का मूत्र था। बगल में एक छोटा सा गड्ढा था, उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। वहाँ पे जाके देखा तो पता चला वहाँ पे मल था, पॉटी। साथ ही अलग अलग जगहों पे कुछ अजीब सी गंदगी, कुछ सड़ने की निशान, ये तमाम चीज़ें। अंदर एक महिला बुरी तरह गंदी हालत में, जर्जर कपड़ों में, फटे पुराने हालत में वहीं पे पड़ी हुई है। फ़ौरन उसको बाहर निकाला। निकालने के बाद उसकी हालत ऐसी थी कि जब उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी तो देखने के बाद वो आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उसकी आंखें बंद हो गई। शायद उसने कई सालों से या फिर कई दिनों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले देख रहे थे। उनके सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूवी चल रही हो और कोई ऐसा आदिमानव हो जिसने कई सालों से गुफाओं में ज़िंदगी गुजारी हो। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं। महिला लगातार उसी कमरे में भागती रहती है। बड़ी मुश्किल से जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी, जो जशीला थी, इन तमाम लोगों ने उस महिला को जैसे तैसे करके समझाया। समझाने का जो उसे हिम्मत दी, हौसला दिया, तब जाके वो महिला उस गाड़ी में बैठती है। बैठने के बाद उसको थाने लेके जाया जाता है। उसको साफ किया जाता है, उसको नहलाया जाता है, कुछ खाने पीने को दिया जाता है। घंटों तक उसे इत्मीनान से छोड़ दिया जाता है कि महिला नॉर्मल हो जाए। घंटों तक जब वो नॉर्मल हो जाती है तब फिर जसीला और बाकी महिलाएं जो थी इसके पास आती हैं और फिर पूछती हैं कि आप कौन हैं और किसने आपको कैद करके रखा है और कब से आप कैद हैं। ये सवाल जब वो महिला सुनती है, सुनने के बाद रोने लगती है। काफ़ी उसे हिम्मत, हौसला दिया जाता है और अंत में जब उसे लगता है कि हाँ, ये लोग मेरे अपने हैं, मेरे सपोर्ट में हैं, तब वो महिला, वो लड़की अपना मुंह खोलती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2010 में। दरअसल साल 2010 में इसी मटाकेरे गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था सुनलैया। सुनलैया ना ज़्यादा पढ़ा लिखा, ना ही ज़्यादा पैसे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी थी। परिवार में ज़्यादा लोग थे नहीं, माँ बाप भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इधर जब सुनलैया की उम्र होने लगी, लगभग 25 साल, 24 साल इसकी जब उम्र हो गई, तो परिवार वालों को लगा कि शायद अगर इसकी शादी करा दें तो शादी कराने के बाद हो सकता है कि सुनलैया की ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाए। अक्सर ये कहा भी जाता है कि पत्नी आएगी तो जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी होगी तो आदमी सुधर जाएगा। तो फिर इसी सोच के साथ सुनलैया की शादी करा दी जाती है। जो बहू थी वो घर पे आती है। आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ठाक तरीके से रहने लगते हैं। सुनलैया भी अपनी नौकरी पे जाने लगता है, जॉब करने लगता है। लेकिन जैसे ही शादी के एक हफ्ते गुजरते हैं तब तक काफ़ी लोगों को उम्मीदें भी हो चली थी कि सुनलैया अब सुधर गया, अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक गुजार रहा। लेकिन जैसे ही शादी के एक हफ्ते गुजरते हैं, अचानक से सुनलैया का व्यवहार जो था उसकी पत्नी के लिए बदलने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी बाहर निकलती है। निकलने के बाद पड़ोसियों से बात करती है। सुनलैया जब ये चीज़ देखता है उसे नापसंद हो जाता है। उसे लगता है कि बीबी किसी और से क्यों बात करे, कहीं इसका उससे अफेयर तो नहीं। फ़ौरन अपनी बीवी को घर पे लाता है। लाने के बाद बुरी तरह पीटता है। पीटने के बाद कहता है कि तुम बाहर नहीं जाओगी। जो पत्नी थी थोड़ा सा आज़ाद ख्याल की थी। ये तमाम चीज़ें जब सुनती है तो सुनने के बाद उसे नागवार गुजरती है। वो कहती है कि मैं ऐसे तो नहीं रहूँगी। सुनलैया अलग जिद पे अटा कि नहीं, तुम्हें रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना है। अब इसी बात को लेकर 6-7 महीने तक मियाँ बीवी के बीच तकरार होती रही। कई बार सुनलैया ने अपनी उस पत्नी को पीटा भी,
बुरी तरह वायलेंस भी किया उसके साथ। लेकिन उसे जब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और उसे लगा कि मेरा पति ऐसे ही रहेगा, तो फिर अंत में उसने अपने पति को छोड़ने का फ़ैसला किया। छोड़ने के बाद वो अपने घर को चली जाती है और शायद उसने फिर कहीं और शादी कर ली। इधर सुनलैया की पत्नी छोड़ के चली गई, फिर से अकेला रहने लगा। अब उसने माँ बाप को प्रताड़ित करना शुरू किया। माँ बाप भी क्या करें, उन्होंने सोचा कि चलो दूसरी शादी करवा देते हैं, हो सकता है दूसरी शादी हो जाए तो ये ठीक ठाक तरीके से उसके साथ रहने लगे, जो गलती उसने पहली पत्नी के साथ उसके साथ ना करे। इसी सोच के साथ इसकी फिर से शादी करा देते हैं। शादी होती है, होने के बाद फिर से बीवी आती है। बीवी कुछ दिनों तक ठीक ठाक तरीके से रहती है, लेकिन फिर जब वो घर के बाहर जाए या फिर छत पे चली जाए या फिर घर के पीछे किसी महिला से बात करने जाए, शाम को किसी के घर पे चली जाए, तो सुनलैया को फिर से डाउट होने लगे। फिर से वो अपनी पत्नी को डांटे, फटकारे, मना करे कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें किसी के साथ नहीं रहना है, किसी से बात नहीं करनी। दूसरी बीवी भी कुछ दिनों तक ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, तो वो भी इसको छोड़ती है और छोड़ने के बाद चली जाती है। यानी इसकी इसी हरकत की वजह से इसकी 2 पत्नियाँ इसको छोड़ चुकी थी। ठीक ठाक घर से थी तो अपने अपने घर पे चली जाती, माँ बाप कहीं और शादी कर देते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अजाब नहीं बनाया। वक्त गुजरा, साल 2000 लगभग 11 आ जाता है। साल 2011 के लास्ट में फिर से सुनलैया की एक तरह से जो शादी का कार्यक्रम है वो फिर से शुरू होता है। अलग अलग रिश्ते देखे जाते हैं और इस बार इसकी शादी फिक्स होती है। एक गांव है हैरीगे गांव, और यहीं की रहने वाली सूमा से। सूमा बेहद गरीब परिवार की, बेहद सीधी सादी भोली भाली लड़की। जो सूमा के फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी। माँ के ऊपर जिम्मेदारी थी कि सूमा की शादी करवा दें। ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, दान दहेज भी नहीं दे सकते थे। इस वजह से जैसे सुनलैया की शादी आई, जो सूमा की माँ है उन्होंने ना कोई विचार किया, ना ही बैकग्राउंड खंगाला, फट से शादी फिक्स कर दी। शादी फिक्स होने के बाद सूमा अपने ससुराल आती है। आने के बाद शुरुआत में कुछ दिनों तक तमाम चीज़ें ठीक चली। सूमा के उस घर में इज्जत भी थी, पति प्यार भी करता था, कायदे से बात भी करता था। लेकिन जैसे 1 हफ्ते गुजरे, सूमा एक बार बाहर बैठ के अपने बालों को सुखा रही थी। शायद ठंडी का मौसम था, वो नहा के निकली थी। पति जब ये चीज़ देखता है तो फिर से उसके मन में शक बैठ जाता है कि ये बाहर क्यों बैठी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी गैर मर्द को आकर्षित कर रही। फ़ौरन अपनी बीवी को घर में लेके जाता है, पीटता है। अब सूमा जब ये चीज़ देखती है कि एक आदमी जो 6 दिनों तक एकदम सही था अचानक से आज मार पीट रहा, तो सूमा को लगा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। 6 दिनों तक अगर कोई प्यार कर रहा तो अचानक से नफरत क्यों करेगा, मेरी ही गलती है। सूमा शांत हो जाती है। उसने घर से निकलना छोड़ दिया कि शायद मेरा पति अब ठीक रहे। एक दिन घर पे ही वो बैठी थी, कुछ पड़ोस की महिलाएं आती हैं, उससे बातचीत करती हैं। अचानक से जो सुनलैया था वो अपने काम से वापस आता है। उसने देखा कि कुछ महिलाएं आई हैं और हंस हंस के बात हो रही है, और महिलाओं ने जाते जाते कहा कि कभी तुम मेरे घर पे आना। अब उन्होंने कहा तो सुमा ने कह दिया कि ठीक है, आ जाऊंगी। फिर अब ये शब्द जब हस्बैंड ने सुना, उसे लगा कि ये क्यों जाएगी, जाएगी तो वहाँ पे उसका पति तो होगा, और कहीं ये मुझे छोड़ के उसके साथ तो नहीं भाग जाएगी। इसके बाद से उसने कहा कि अब से तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है और किसी महिला से तुम्हें बात नहीं करनी। सुमा ने कहा कि ठीक है। लेकिन अब सुमा ने तो कह दिया, लेकिन जो हस्बैंड था सुनलैया, उसे ये तमाम चीज़ें यूं ही शहर्स मंजूर नहीं थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम पे डाउट है, तुम ऐसे नहीं कर सकती। आज से जब मैं जाऊंगा तो घर के बाहर ताला लगा के जाऊंगा। सुमा ये चीज़ सुनती है, उसे बड़ी हैरानी हुई कि क्या बोल रहा। खैर उसने कहा कि ठीक है, लगा के जाओ। उसके बाद सुमा जब घर पे रहती और जो हस्बैंड था वो बाहर जाता तो ताला लगा के जाता। अब ये टॉर्चर का पहला स्टेप था, यानी मैं गया तो बाहर तुम नहीं निकलोगी। उसने कहा ठीक है, घर पे मैं अपना आराम से रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ महीने और गुजरे। एक बार वो वापस लौट के आता है। लौटने के बाद दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद देखते हैं कि उसकी पत्नी आंगन में बैठ के गाना गा रही है। अब गाना गाने के बारे में जैसे उसने देखा, उसे फिर अजीब लगा। उसने कहा कि अगर मैं बाहर हूँ तो किसके लिए गाना गा रही है, इसका मतलब इसके मन में भी कोई और है। फिर क्या था। अब उसने कहा कि आज से तुम्हें घर के अंदर कैद रहना है। फिर उसने जिस बेडरूम में वो सोती थी उसी में उसने ताला लगा के जाने का फैसला किया। अब सुबह ये निकलता तो उस बेडरूम में ताला लगाता, फिर मेन गेट पे ताला लगाता, उसके बाद चला जाता। फिर इसने कंप्लेन की कि मुझे वॉशरूम कैसे जाना होगा, कभी पेट गड़बड़ हो जाए या फिर जो
महिलाओं का पर्सनल प्रॉब्लम है, पीरियड आ जाए तो उस स्थिति में क्या करूँ। तो उसने एक डिब्बा दे दिया, वहीं पे एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया, कुछ कपड़े दे दिए, कुछ पैड वगैरह तो देता ही नहीं था। यानी जो कुछ करना है उसी कमरे में करो। उस कमरे में ना रोशनी आती थी, ना ही कोई और चीज़ आती थी। और आप सोच के देखिए कि ये तमाम चीज़ें 2012 से चल रही थी। 2012 से जब भी सुनलैया बाहर जाता, जाने के बाद अपनी पत्नी को वहीं पे कैद कर देता। वॉशरूम हो, टॉयलेट हो, या फिर जो भी मलमूत्र त्याग हो, ये तमाम चीज़ें उसी कमरे में, उसी की गंदगी में, उसी की बदबू में उसको रहना पड़ता। शादीशुदा ज़िंदगी आगे भी बढ़ी, इन दोनों के 2 बच्चे हुए, इस उम्मीद में कि शायद अब चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन अब आलम देखिए कि जब बच्चे हुए, बच्चों को फिर स्कूल भेजने की तैयारी हुई, तो बच्चे अगर 2 बजे छुट्टी हो जाती, बड़े हुए, स्कूल गए, तो छुट्टी होने के बाद बच्चे आके गेट पे खड़े रहते। खड़े रहने के बाद जब फादर आते शाम को 5 बजे, बच्चों की छुट्टी 2 बजे हुई, फादर 5 बजे 6 बजे आएगा, तब वो गेट खोलेगा, तब बच्चे अंदर जाएंगे। माँ तो आखिर माँ थी, उसे खाना देना था, तो 10 बजे से पहले एक प्लेट में वो खाना अपने पास रख लेती। एक छोटी सी खिड़की थी जो उसने शायद खुद बना लिया था अपने बच्चों को खिलाने के लिए, जो कि कई सालों का टॉर्चर था। उस छोटी सी खिड़की से वो प्लेट को सरका के दे देती कि बेटा जब तक पापा आए तब तक ये खाना खा लो। अगर वो ना दे पाती तो बच्चे भूखे खड़े रहते। ये तमाम चीज़ें जब माँ को पता चली, यानी जो सुमा की मदर थी, उन्हें शुरुआत में लगा कि चाहे सीधे धीरे धीरे सुधर जाएंगी, फिर नहीं सुधरी, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। 8-10 साल गुजर गए इस टॉर्चर को, लगातार उसी कमरे में कैद रहने लगी, न नहाने को मिले न कुछ और। बस जब तक सुनलैया है वो बाहर निकल सकती थी, घर के आंगन में खाना बनाए, 7 बजे तक वो निकल जाता तो ना ही उसे कभी धूप मिली, ना ही कभी उसे ताज़ी हवा मिली। बीमार होने लगी, माँ तक खबर गई। माँ ने कुछ लोकल पॉलिटिशियन से कनेक्ट किया, उनको पूरा माजरा समझाया, लेकिन किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और एक महिला जिसकी उम्र अभी भी महज 30 साल है, अगर जोड़ें तो 18 साल की उस मासूम सी उम्र में उसे इस तरह से कैद किया गया, और आज तक वो कैद थी। वो तो किसी ने कहीं से खबर दे दी, जो जसीला थी उनको, और जसीला ने फिर पुलिस से कांटेक्ट किया, तब जाके आज़ाद कराया गया। और अभी भी इस महिला ने कहा है, जो सुमा है, उसने कहा है कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस मुझे मेरी माँ के पास भेज दो और मेरे बच्चों को भी कहीं ठीक ठाक जगह अगर परवरिश हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो अब सोच के देखिए कि गलत डिसीजन कैसे एक महिला की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो अपने आप में बेहद अफसोसनाक कहानी थी, मुझे लगा आज आपके सामने रखनी चाहिए, तो कुछ सीख ही मिली है शायद इससे। अब आते हैं कल के सवाल पे, जो कि यहीं तक थी ये कहानी। और कल का मेरा सवाल था कि एक एक्ट है टाडा, तो ये टाडा एक्ट क्या था और क्यों बना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सर टाडा जो है, इसका जो फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्ट, और ये बना था साल 1985 में। और इसका मेन काम था पंजाब में उस टाइम जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी वो लगातार बढ़ रही थी, तो आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने में कोर्ट में कई साल लग जाते थे। तो एक स्पेशल प्रावधान दिया गया कि किसी पे बहुत डाउट हो और सच में वो एक्टिव हो, तो पहले उस पर टाडा लगाओ, उसे आतंकवादी बनाओ, उसको अंदर करो, फिर देखा जाएगा कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होगा। साल 1985 में इसे लाया गया मेन रूप से पंजाब के लिए ही। 1995 तक चला, चूँकि कई बार इसमें कई कंट्रोवर्सी भी हुई। संजय दत्त के ऊपर भी टाडा लगा था, तो धीरे धीरे फिर लगा कि अब इसका शायद राजनीतिक रूप से भी गलत इस्तेमाल हो रहा, तो फिर टाडा को रोका गया। लेकिन मेन काम टाडा का यही था कि जो टेररिस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिविटीज़ में हैं और लेकिन कोर्ट के सामने उनको टेररिस्ट प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो डायरेक्ट लगाओ और जेल में डालो। लेकिन बाद में मिसयूज भी हुआ। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है अनुज शुक्ला जी हैं और आशु गुप्ता जी हैं। सीएम गौर जी हैं, ये नजफगढ़ हैं दिल्ली से। साथ ही आयुषी सिंह जी हैं, और इन्होंने बहुत प्यारा मैसेज भी भेजा, तो आयुषी सिंह जी आपको लाख लाख धन्यवाद, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। प्रोफेसर जगदीश जी हैं, प्रोफेसर जगदीश डोम्बे जी हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। अश्विनी पांडे जी हैं, कलाम खान जी हैं, और रोहित यादव जी हैं हरियाणा से। रवि सिंह जी हैं, शायद ये किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं प्रयागराज से, तो भैया बगले कहा। और शिवम तिवारी जी हैं मध्य प्रदेश के कटनी से। और एक कोई यूपी 44 शायद बहराइच से हैं, इनका नाम फिर यूज़र लिख उठा, तो मैंने कहा भी था कि आप लोग अपना नाम खुद कमेंट कर दिया कीजिए। तो आप तमाम लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहता है, देख के अच्छा लगता है कि आप लोग इतना वक्त निकाल के पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के टाइम में जहाँ लोग इतने बिजी हैं, 30 सेकंड की रील का ज़माना है, वहाँ इतना प्यार देते हैं, तो लाख लाख धन्यवाद। खैर अब आते हैं आज के सवाल पे।
और आज का मेरा सवाल भी ऐसे एक एक्ट पे है। चाह रहा हूँ कि सारे एक्ट जो मेजर है उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो आज का मेरा सवाल है कि पोटा क्या है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हैं आपस में डिस्कस कर लेंगे कल। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, साथ ही उसके साथ एक सवाल और उसका जवाब, फिर एक सवाल। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।